मैं रहूं मस्ती में, बाकी चाहे आग लगे बस्ती में। ये डायलॉग हम अक्सर यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में उन लोगों के लिए जिनको अपने मतलब की सिवाय कुछ नहीं दिखता, फिर चाहे पूरे बस्ती में ही क्यों ना आग लग जाए। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि ये डायलॉग एक्चुअल में आया किधर से? मतलब कौन था इतने मस्ती में जिसके वजह से आग लग गई थी पूरे बस्ती में? और बाय द वे, ये कौन सी बस्ती की बात हो रही है इधर? क्या ये बस एक फनी डायलॉग है या फिर सच में कोई रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है ये डायलॉग? जिनको लग रहा है ये मजाक है उनको मुझे निराश करना पड़ेगा ये बोल के कि जी नहीं भाई, ये डायलॉग बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है और ऐसा सच में हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के एक ऐसे बस्ती की जिसको सिर्फ एक कंपनी की मस्ती ने कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ, इस बस्ती का नाम था नाइजीरिया और वो मस्ती वाली कंपनी का नाम था शेल पेट्रोलियम। ये लफड़ा स्टार्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन था इसका जिम्मेदार, किन लोगों को नुकसान हुआ, किसको सजा मिली, ये सब मैं तुमको सबसे सिंपल वे में 10 मिनट के अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो पहले जल्दी से कर लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1833 लंदन में, जिधर सैमुअल नाम का एक ज्यूइश बिजनेसमैन था जिसका सी शेल्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का धंधा था। धंधा ठीक ठाक चलता था और उसके मरने के बाद यही धंधा उसके तीनों बेटों ने संभाला। उसके सबसे बड़े बेटे मार्कस सैमुअल ने मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन, मतलब अपनी भाषा में बोलूं तो घासलेट को एक्सपोर्ट करने का काम शुरू किया था। उस टाइम मतलब अभी से 190 साल पहले एरोप्लेन्स इन्वेंटेड नहीं थे, तो पूरा सप्लाई चेन शिप से ही चलता था। तो इस तेल को मार्कस सैमुअल बैरल में भर के शिप के जरिए दूसरे कंट्रीज को पहुंचाता था, मेनली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को। ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स मार्कस ने यूरोप टू एशिया को मारे और ऐसा करते करते उसको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक कंपनी और थी जो तेल को सप्लाई करने का काम कर रही थी और वो थी अमेरिका की द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जिसको ओन करते थे द रॉकफेलर फैमिली। बाय द वे, ये वही स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी है जिसको हम आज के तारीख में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो खैर, मार्कस की सक्सेस को देख के द स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने उसके साथ एक डील बिठाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम से हमारे भी ऑयल बैरल को अपने साथ ले जा एशिया को और वहां लेके जाके उसको बेच दे और बदले में हमसे कमीशन ले लेना। लेकिन मार्कस ने बोला कि नहीं करूंगा मैं। और बदले में साल 1907 में मार्कस ने डीआरकी पेट्रोलियम के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई और उसका नाम रखा शेल। और बहुत जल्दी शेल दुनिया की टॉप ऑयल सप्लाई करने वाली कंपनी बन गई। क्योंकि शेल ऑलरेडी केरोसिन सप्लाई का बिजनेस में थी, अब वो क्रूड ऑयल के धंधे में भी उतर गई। लेकिन जैसे कि तुमको मालूम है कि क्रूड ऑयल घर में नहीं बनता, वो नेचुरली बनता है, जिसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं और वो भी जमीन के हजारों फीट नीचे। वो भी अलग बात है कि ऑयल के रिजर्व्स कुछ लिमिटेड कंट्रीज के पास ही है और इस क्रूड ऑयल को जमीन से बाहर निकालना, उसको साफ करना, रिफाइन करना, उसमें से पेट्रोल डीजल को अलग अलग करना, ये सब भी बहुत खर्चे वाले काम थे। मार्कस का प्रॉब्लम ये था कि उसको एक ऐसी जगह की तलाश थी जिधर से वो चाहे उतना ऑयल निकाल सके और उसको कोई रोकने वाला ना हो, वो कंट्री गरीब भी हो और वहाँ पर करप्शन भी मस्त चलतम में रहता हो। काफी रिसर्च के बाद उसको ऐसी जगह मिली और वो लैंड थी नाइजीरिया का नाइजर डेल्टा रीजन। जगह फाइनल होते ही साल 1938 में शेल ने नाइजीरिया में अपनी कंपनी सेटअप कर ली, शेल डीआरकी के नाम से। और फिर नेचुरल खूबसूरती से मालामाल ये देश का हाल बिल्कुल अग्निपथ मूवी के मांडवा जैसा हो गया था। शेल ने अब नाइजीरिया के गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर ली ताकि उनके और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रॉफिट के बीच में कोई ना आए और वो वहाँ बिना रोक टोक अपना धंधा चला सके। साल 1956 में शेल को नाइजीरिया में पहला कमर्शियल ऑयल फील्ड मिला नाइजर डेल्टा इलाके में और फिर उन्होंने वही से सब मशीन लगा के तेल निकालने का और बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में शेल पेट्रोलियम डेवलपमेंट कंपनी नाइजीरिया की सबसे बड़ी फॉसिल फ्यूल कंपनी बन गई और नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज्यादा ऑयल बनाने वाली कंपनी बन गई। अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन और पैसे कमाने की नाद और लालच में शेल अब लापरवाही करने लगी, जिससे कि जमीन में ऑयल स्पिल्स होने लगे। शॉर्ट में ऑयल स्पिल का मतलब होता है कि जमीन में से जब ऑयल निकालने के लिए जो खड्डे खोदे जाते हैं और फिर जो पाइप्स कनेक्टेड होते हैं उसमें खराबी या फिर लीकेज हो जाने की वजह से उनमें से भर के ऑयल बाहर आने लगता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। और ये कच्चा ऑयल हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब आसानी से आग पकड़ सकता था। उस टाइम शेल 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी पाइपलाइन, 87 फ्लो स्टेशंस, 8 नेचुरल गैस प्लांट्स और 1000 से भी ज्यादा ऑयल वेल्स को मैनेज कर रहा था। हाँ, तो शेल जब नाइजीरियन लैंड से ऑयल निकाल रहा था तब बहुत सी जगहों पर ड्रिलिंग मार के उन खड्डों को ओपन छोड़ देता था।
जिसमें से हजारों लीटर का ऑयल बाहर आने लगता। बात इधर तक पहुंच गई कि ऑयल आजू बाजू के पानी के साथ मिक्स होने लगा और पानी को जहरीला बनाने लगा, और फिर यही पानी खेतों में यूज करने से सारे खेत उजड़ने लगे। नदियों में पानी कम और ऑयल ज्यादा भरने लगा, जिससे कि सारे फिशेस भी वहाँ मरने लगे। लोग पानी के लिए नल खोलते तो उसमें से भी तेल निकलता। लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई। खेत बंजर होने लगे, जिससे कि लोगों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा, और मजबूरन लोगों ने शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब भी लोग जमा होकर प्रोटेस्ट करने लगते, तब शेल नाइजीरियन मिलिट्री के सपोर्ट से उनको भगा देता या फिर खुल्लम खुल्ला मार डालता। ऐसे ही 1990 में शेल के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में शेल ने आर्मी बुलाई और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, ग्रेनेड्स भी फेंके गए, जिसमें 80 लोग मारे गए और 600 से भी ज्यादा घरों को आग लगा दी गई। शेल को ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 3 साल बाद मतलब साल 1993 में एक नई पाइपलाइन के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट पर शेल के कहने पर नाइजीरियन आर्मी ने फिर से डायरेक्ट फायरिंग की लोगों पर, जिससे कि एक आदमी की मौत हो गई और 11 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पैसे के दम पे शेल ने सबका मुंह बंद कर दिया था, सिवाय एक आदमी के। इस आदमी का नाम था केन सैरोविवा, जो उसी गांव में रहता था, और उसका सिर्फ एक मकसद था कि शेल का टांगा पलटी करके उसको जल्दी से जल्दी नाइजीरिया से बाहर भगाना। केन ने ओपनली शेल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और कुछ ही टाइम में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। शेल ने केन से हाथ मिलाने की और खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन केन ने भी उनको बोला कि नहीं करूंगा मैं। केन और बाकी गांव के लोग अब शेल के ऑयल ट्रक्स को रोड पे ही रोकने लगे। ऑयल प्लांट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को डराने धमकाने लगे कि वो नाइजीरिया छोड़कर वापस अपने देश चले जाए। ये पहली बार था कि शेल के धंधे पर असर पड़ने लगा और उन्होंने बोला कि उसकी तो मैं बजा ही डालूंगा। तो शेल ने नाइजीरियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ बैठ के केन पे फील्डिंग बिठाई और उसके गांव के सरपंचों को ब्रूटली मार डाला और इल्जाम लगाया केन और उसके साथियों पर। तो 10 नवंबर 1995 को केन और उसके 9 साथियों को नाइजीरिया गवर्नमेंट ने फांसी दे दी। इसके कुछ सालों बाद साल 2004 में एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ एरिक डू नाम के एक आदमी के साथ, जो उधर की ही गोई विलेज में रहता था। 10 अक्टूबर 2004 को उसको उसके घर से एक इमरजेंसी कॉल आता है कि उनके घर के आजू बाजू वाला पानी तेजी से काला हो रहा है, एक ऑयल स्पिल के वजह से। ये ऑयल स्पिल भी हुआ था एक शेल की पाइपलाइन लीकेज की वजह से, जिसको शेल ने वैसा ही छोड़ के भाग गया था। कुछ ही घंटों में सिचुएशन बद से बदतर हो गई और ऑयल फैलते फैलते उनके गांव के एक फार्मर के घर में, मतलब किसान के घर में घुस गया और उसमें जल रहे स्टोव से मिलकर पूरे घर को आग की लपटों ने निगल लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उधर के आजू बाजू के मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी जला के खाक कर दिया उस तेल ने। 2 दिन बाद आग को कंट्रोल करने के लिए जब उधर के लोकल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने जब ढूंढा तो पता चला कि उधर के एक ऑयल पाइप में 18 इंच का खड्डा हो गया था, जिसमें से ऑयल निकल के सब कुछ तबाह कर दिया। ये सब सीन में 23,000 लीटर से भी ज्यादा ऑयल बह गया। 40 एकड़ के मैंग्रोव फॉरेस्ट जल के राख हो गए, जमीन बंजर हो गई, जानवर मर गए, फिर भी शेल अपने मस्ती में मस्त था। जून 2005 में फिर से गोई विलेज से 150 किलोमीटर दूर उरुमा विलेज में फिर से 11 दिनों तक करीब 63,000 लीटर का ऑयल स्पिल हुआ शेल पाइपलाइन से। और अगस्त 2007 में एक और विलेज में अराउंड 1 लाख लीटर से भी ज्यादा ऑयल लीक हुआ शेल पाइपलाइन से। इन सब के बाद एरिक डू और कुछ एनजीओज ने साथ मिलके 9 मई 2008 को शेल के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में केस फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट में, जिधर ये केस कोर्ट में अगले 13 सालों तक चलता रहा। एक तरफ था नाइजीरिया के गरीब फार्मर्स और दूसरे तरफ थे वर्ल्ड के सबसे अमीर ऑयल कंपनी शेल। साल 2009 में नीदरलैंड कोर्ट ने एरिक डू को नीदरलैंड में गवाही देने के लिए बुलाया और जब वो उधर पहुंचा तो देखा कि पूरे वर्ल्ड का मीडिया आया था उसको उधर देखने के लिए। शेल ने कोर्ट में गंदा है पर धंधा है ये बोला, मतलब कि 2004 के हादसे में उसने ये बोला कि वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और ये मुसीबत खुद उधर के विलेजर्स ने ही खुदों पर बुलाई थी और कोर्ट ने भी यही फैसला दिया शेल के हक में। 2004 से लेके तो 2021 तक एरिक डू और उनकी टीम ये केस लड़ती रही, लेकिन उन्हें मिलती रही तो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख।
टोटल 13 साल बाद फ्राइडे 29 ऑफ जनवरी 2021 में एरिक डू को फिर से नीदरलैंड कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म मिला, लेकिन इस बार उसे नीदरलैंड जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो ये नाइजीरिया के वीडियो कॉल से भी हाजिर हो सकता था। इस दिन एरिक डू के साथ कुछ एनजीओ के लोग और जर्नलिस्ट एक नाइजीरियन होटल के इवेंट हॉल में से ये कॉल पर कनेक्ट हुए, अप्रॉक्स 6,500 किलोमीटर दूर नीदरलैंड के कोर्ट से। सारी बातचीत के बाद बिल्कुल जब जज लोग फैसला सुनाने ही वाले थे, उसी वक्त नेटवर्क फेल हो गया और वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके लॉयर जो नीदरलैंड में थे, उन्होंने फोन करके उन्हें जजेस का फैसला सुनाया। जजेस ने ये जजमेंट दिया कि एरिक डू वर्सेस शेल के केस में सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने शेल को अक्टूबर 2004 में हुए ऑयल स्पिल के लिए पूरी तरह से दोषी पाया और कोर्ट ने शेल को एरिक डू को $15 मिलियन का हर्जाना मतलब कॉम्पेंसेशन देने का ऑर्डर दिया। सिमिलरली साल 2005 और 2007 में हुए नुकसान की वजह से यूके सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 10 साल बाद शेल को दोषी पाया और ऑर्डर दिया कि शेल को उन कम्युनिटीज को $100 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ेगा। एरिक डू अब अराउंड 50 साल के हैं और वो अभी भी अपने जले हुए कोई विलेज को जाते हैं ये देखने के लिए कि जहाँ एक जमाने में उनका घर था, खेत थे, फॉरेस्ट थे, वो सब अब एक वीरान उजड़ा चमन बन चुका है, बिल्कुल उसी जले हुए हालत में है और वहाँ अब भी काला कुत्ता नहीं भटकता। अब उस विलेज के बाहर एक जंग लगा हुआ बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है पब्लिक नोटिस प्रोहिबिशन कंटामिनेटेड एरिया प्लीज कीप ऑफ। एरिक डू का बोलना है कि शेल से जब उनको हर्जाने की रकम मिलेगी तब वो अपने गोई विलेज को फिर से रीबिल्ड करेंगे, लेकिन फैसले के इतने साल बाद भी अब तक शेल ने एरिक डू को एक छोटी कौड़ी भी नहीं दी है। फाइनली अगस्त 2021 में शेल ने अनाउंस किया कि वो उनके सारे नाइजीरिया के ऑयल फील्ड्स को नाइजीरिया के ही ऑयल कंपनीज को बेच देंगे। ये सब लफड़ों की वजह से आज भी नाइजीरिया के लोग हाथों में हथियार लिए शेल और नाइजीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और उस सब की वजह है सिर्फ एक कंपनी जिसके लालच ने पूरे देश को बर्बाद कर डाला। अब जब भी तुम ये सुनो या बोलो कि आग लगे बस्ती में लेकिन मैं रहूं मस्ती में, तब इस इंसिडेंट को जरूर याद करो और क्या बोलते चैनल को मेहरबानी करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। तो बहुत जल्दी ऐसे ही कड़क टॉपिक पे सबसे सिंपल वीडियो लेके मिलूंगा तुम सबसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए सलाम दुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।